हाय वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट एंड इस पार्ट में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बाकी दोनों लर्निंग आउटकम्स. टॉकिंग अबाउट लर्निंग आउटकम डी एंड ई राइट नाउ. चलिए शुरू करते हैं लर्निंग आउटकम डी से. लर्निंग आउटकम डी इज अ लर्निंग आउटकम रिवॉल्विंग अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल ऑप्शंस. अब ये क्या है? वेल रियल ऑप्शंस का दूसरा नाम ही है फ्लेक्सिबिलिटी. ऐसे याद रखो, ठीक है. रियल ऑप्शंस का मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी. क्या चीज की फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द कोर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. सपोज करो देयर वाज एन इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको आज 100 करोड़ लगाने थे, ठीक है. एक साल बाद फिर 100 करोड़ लगाने थे और 2 साल बाद फिर 100 करोड़ लगाने थे. सो दिस इज एसेंशियली अ वेरी बिग कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपको 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ करके 0, 1 और 2 पे इन्वेस्ट करना है. सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट फॉर 2-3 ईयर्स, ठीक है. 3 बार तो इन्वेस्ट करना है. बट हाउ अबाउट यू गेट अ रियल ऑप्शन हियर? हाउ अबाउट यू गेट अ फ्लेक्सिबिलिटी हियर? हो सकता है फर्स्ट ईयर पे यू कैन स्टिल इवैल्यूएट कि आपको ये इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ानी चाहिए या थोड़ा डिले कर देना चाहिए. इफ यू कैन डू सो इट्स अ वंडरफुल थिंग. इसी को हम कहते हैं रियल ऑप्शन. यू हैव द लिबर्टी टू डिले योर बिजनेस और यू हैव द लिबर्टी टू इवन शट डाउन योर प्रोजेक्ट. आपके पास बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है. इन सभी को मिला करके हम नाम देते हैं रियल ऑप्शंस. ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और ये क्यों फायदेमंद है? देखो बहुत सिंपल है. मान लो मैं एक बहुत बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को फंड कर रहा हूं. मैंने जैसे उसमें 100 करोड़ तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो मान लेते हैं मैंने 100 करोड़ का उस फंडिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है. प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया. बट एकदम से उसी समय हाउसिंग मार्केट या फिर मैं कह सकता हूं पूरा रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही बुरी तरह इंपैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ सम इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स. ऐसा तो हो ही सकता है ना. इंटरेस्ट रेट्स एकाएक बढ़ सकती है. मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डिवास्टेटिंग एंड उसकी वजह से पूरा का पूरा हाउसिंग सेक्टर, पूरा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट सब एकदम बंद पड़ गया. व्हाट इज द वे आउट? वे आउट ये है कि मैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को उस स्पीड में ना करूं जिस स्पीड में रिक्वायर्ड या प्लान्ड था. मैं क्या करूंगा? आई विल डिले माई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, आई विल डिले माई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट. ये 100 करोड़ मैं 1 साल के लिए डिले कर दूंगा. इस 1 साल में मैं ये उम्मीद करूंगा दैट मार्केट यहां से सुधर जाए. अगर मार्केट यहां से सुधर गया आई विल इन्वेस्ट अनदर 100 करोड़ आफ्टर द फर्स्ट ईयर या आफ्टर द गैप ऑफ 1 ईयर. नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द प्रोजेक्ट इज सो डिजाइन्ड. अगर वो प्रोजेक्ट वैसा होगा तभी वो पॉसिबल है. इस तरह के फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स विथ रियल ऑप्शंस. ऑप्शंस विच आर अटैच्ड टू रियल एसेट्स. ये रियल एसेट्स है ना, तो रियल एसेट से जब आपके ऑप्शंस अटैच हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल ऑप्शंस. नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट इवन नो व्हाट ऑप्शंस आर. ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में आप सीखोगे, बट अभी के लिए आपको सिंस उसका कोई आइडिया नहीं है, मैं जबरदस्ती का कोई भी ऑप्शन का आइडिया यहां पे आप पे री एनफोर्स नहीं करना चाहता. एंड इन केस यू नो व्हाट ऑप्शंस आर, ट्राई टू रिलेट इट योरसेल्फ. मैं जबरदस्ती का कनेक्शन नहीं करवाना चाहता बिकॉज मैं जानता हूं ज्यादातर आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अभी डेरिवेटिव्स नहीं देखे होंगे. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. मैं बिना उसको रिलेट किए आपको सिर्फ इसको एक फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से समझाने जा रहा हूं, ठीक है. सो डोंट जज मी कि मैं इसको रिलेट नहीं कर सकता. आई कैन डू इट बट आई एम नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर योर सेफ्टी, जस्ट फॉर योर बेनिफिट. ओके, आते हैं रियल ऑप्शंस क्या है, एक बार इसके ऊपर में बात करते हैं. यहां पे देखो क्लियरली ये बोला है दैट दीज ऑप्शंस बेसिकली अलाउ कंपनीज टू मेक डिसीजंस इन द फ्यूचर दैट कैन ऑल्टर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डन टुडे. आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं जहां से इस प्रोजेक्ट की पूरी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. सो दैट एसेंशियली गिव्स यू सम फ्लेक्सिबिलिटी. रियल ऑप्शंस आर जस्ट लाइक फाइनेंशियल ऑप्शंस, यानी जो मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा था ना, यस उसी से कंपैरिजन किया गया है. यहां पे बोला गया है कि ये रियल ऑप्शंस फाइनेंशियल ऑप्शन से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट फाइनेंशियल ऑप्शंस आर अप्लाइड एल्सवेयर, रियल ऑप्शंस आर अप्लाइड ऑन रियल एसेट्स. So it can be applied to any sort of project, it can be applied to any project or machinery, किसी में भी, but it will not be applied on financial assets. तो वही बात है, financial assets पे अप्लाई होने पे वो financial option हो जाएगा, otherwise it will be real option. आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल ऑप्शंस की बात करते हैं. पहला ऑप्शन है टाइमिंग ऑप्शन, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. यू कैन डिले योर प्रोजेक्ट्स, यू कैन प्रीपोन योर इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. सो इस तरह की अगर फ्लेक्सिबिलिटी है उसे हम कहते हैं टाइमिंग ऑप्शन. ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे अच्छे से. यू कैन डिले योर इन्वेस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ एन इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन. आपको ऐसा लगता है सुधार आ जाएगा, इंफॉर्मेशन और बेहतर आ जाएगी, सो यू कैन डिले योर प्रोजेक्ट एंड ऑब्वियसली दैट कैन इंप्रूव योर एनपीवी प्रोजेक्ट.
ये प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग में भी काम आता है। प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग क्या होती है? देयर आर 4 प्रोजेक्ट्स दैट यू विल डू, बट यू विल डू दैट इन अ सीक्वेंस। अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट हिट हुआ तभी सेकंड में जाएंगे। गॉट द पॉइंट? सो ऐसे में क्या होता है, आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हो। अगर मान लो आप एक ही एरिया में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे थे, एक प्रोजेक्ट हिट ही नहीं हुआ तो दूसरे को करने की दरकार ही नहीं है। दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग एंड एट द सेम टाइम इसको आप टाइमिंग ऑप्शंस के साथ भी रिलेट कर सकते हो, बिकॉज देयरइन आपने ऑल टुगेदर वो प्लान या तो डिले कर दिया या फिर अबेंडन कर दिया, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। वो है आपका एक और तरह का ऑप्शन जिसे हम आगे पढ़ेंगे, आई थिंक यहां तो नहीं है शायद, हाँ यहां पे है ना, साइजिंग ऑप्शंस में है कवर्ड। साइजिंग ऑप्शंस में यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है that if after investing in the company thinks of abandoning the project, it can do so. It can do so. अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ये प्रोजेक्ट आगे जा करके बंद भी कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट के बंद करने का या प्रोजेक्ट को बीच में रोक देने को हम अबेंडनमेंट ऑप्शन कहते हैं, अबेंडनमेंट ऑप्शन कहते हैं। और इस तरह के ऑप्शन में आप बेसिकली प्रोजेक्ट को बीच में रोक सकते हो। ऑन द कंट्रारी ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके इस प्रोजेक्ट को और बड़ा कर सकते हो। सो साइज वाइज यू कैन मेक दिस प्रोजेक्ट 0 और यू कैन मेक इट डबल एज वेल। सो दैट इज ऑल्सो ऑप्शन, एंड इस ऑप्शन को हम कहते हैं साइजिंग ऑप्शन। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन आपको अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है। यू कैन लेटर ऑन चेंज द प्राइस ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट, वो आप कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो चेंज द प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। तो आप प्रोडक्शन को लेकर के भी कुछ फ्लेक्सिबल प्लान्स लेकर के आ सकते हो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। आप कोई भी चीज को एक प्रोजेक्ट में बदल सकते हो। इफ दैट ऑप्शन लाइज विथ यू, यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड विद दैट ऑप्शन। देन वी हैव प्रोडक्शन ऑप्शंस एज वेल, जहां पे आप बेसिकली ये डिसाइड कर सकते हो दैट आपको प्रोडक्शन करनी भी है कि नहीं। अच्छा एग्जांपल होगा गोल्ड माइन, अ वेरी गुड एग्जांपल। सपोज करो आपने गोल्ड माइन अक्वायर कर ली। आपने प्लान कर रखा था कि आप गोल्ड माइन से धीरे धीरे करके आप गोल्ड निकालना शुरू करोगे, बट फॉर सम रीजंस गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत बुरी तरह पिटाई हो गई गोल्ड की। गोल्ड का प्राइस एक तरह से क्रैश हो गया। वुड यू माइंड गोल्ड देन? नॉट एट ऑल। आप अपने डिसीजन को थोड़ा सा रीइवैल्यूएट करोगे। आप माइनिंग के डिसीजन को हो सकता है प्रोडक्शन कम करो, हो सकता है प्रोडक्शन ना करो। एनीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू थिंक दैट यू वुड नॉट गेट गुड प्राइस, व्हाई टू गो विद दैट ऑप्शन? सो इस तरह से आप अपने प्रोडक्शन में भी फेरबदल कर सकते हो। प्रोडक्शन बेस्ड ऑप्शंस आर नोन एज प्रोडक्शन ऑप्शंस। क्लियर? गोल्ड माइन, ऑयल, ऑल दिस कैन कम इनटू दिस। क्लियर है? तो ऑयल ड्रिल्स वगैरह भी आ जाएंगी, गोल्ड माइंस भी आ जाएंगे, एवरीथिंग विल फॉल इनटू दिस इफ यू आर ऑफ द ओपिनियन दैट द अंडरलाइंग एसेट इज नॉट गिविंग यू गुड रिटर्न्स। तो ऐसा आप कर सकते हो। अप्रोचेस टू वैल्यू रियल ऑप्शंस। अब ये रियल ऑप्शंस को अलग से वैल्यू कैसे करें? तरकीबें हैं, बट कोई भी पुख्ता तरकीब नहीं है। अलग अलग एस्टिमेशन के तरीके हैं, बट वी कैन डेफिनेटली ट्राई आउट थिंग्स। पहला ऑप्शन बहुत सिंपल है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करो विदाउट इवन कंसिडरिंग द ऑप्शन। डू द एनालिसिस बट डोंट कंसिडर द ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक ये है कि ऑप्शंस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। व्हाई? समझो इस बात को। ऑप्शन आप तभी एक्सरसाइज करोगे ना जब आपको फायदा हो रहा हो। और वैसे इसकी ज्यादा जानकारी आप डेरिवेटिव्स में सीखोगे, बट ऐसा समझ लो आप कि ऑप्शन आपको पावर देता है कि आप पैसे लगा करके अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो। आप पैसे लगा के डिसीजन को तभी चेंज करोगे ना जब वो डिसीजन आपके फायदे का है, अदरवाइज क्यों तो पैसे लगाओगे। दैट मीन्स कि ऑप्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्लीज माइंड दिस फैक्ट, जो मैं बोल रहा हूं प्लीज सुन लो। ऑप्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आप डेरिवेटिव्स में सीखोगे। सो अगर ऑप्शंस की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इट इज रादर अ गुड अप्रोच टू बी वैल्यूइंग आवर एंटायर प्रोजेक्ट विदाउट इवन कंसिडरिंग द ऑप्शन। अगर हमारे प्रोजेक्ट की स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी भी पॉजिटिव है, एनपीवी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब विद द ऑप्शन भी एनपीवी पॉजिटिव ही होगी, बिकॉज ऑप्शंस कभी भी नुकसान नहीं देते। एंड फॉर दैट रीजन आप मान के चलो कि अगर आपका प्रोजेक्ट का बिना ऑप्शन को कंसिडर किए हुए भी एनपीवी अच्छा आया है, तो ऑप्शन के साथ में भी अच्छा ही आएगा। वन तरीका, फर्स्ट तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एनपीवी कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन डीसीएफ अलोन, उसमें कॉस्ट ऑफ ऑप्शन माइनस कर दो और वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऐड कर दो। ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो यहां पे आप क्या करोगे, नॉर्मली एनपीवी निकालोगे एंड दो एडजस्टमेंट्स करोगे। ऑप्शन का कॉस्ट माइनस करोगे और ऑप्शन से के बदले जो आपको वैल्यू मिल रहा है वो ऐड करोगे। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। आप खर्चा माइनस कर रहे हो और वैल्यू को ऐड कर रहे हो।
इस पे प्रैक्टिकल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तो कुछ खास उसमें होगा नहीं. यू वुड ऑलवेज नो आपको करना क्या है. आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है विदाउट कंसिडरिंग द ऑप्शन, और फिर ऑप्शन का कॉस्ट माइनस करना है, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऐड करना है. मैं आपको फिर बता दूं, ऑप्शंस की वैल्यूएशन करने को नहीं बोला रहेगा. दे विल जस्ट गिव यू कॉस्ट एंड वैल्यू, यू हैव टू जस्ट डू माइनस एंड प्लस. सिंपल रहेगा. इसके अलावा डिसीजन ट्री आप यूज कर सकते हैं. डिसीजन ट्री कैसे बनते हैं आप अभी नहीं जानते हैं, बट यस यू कैन यूज देम. एंड यू कैन ऑल्सो यूज ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स. ये भी आप नहीं जानते हैं एज ऑफ नाउ, ये आप शायद लेवल 2 में सीखोगे, तो अभी बस चिल मारो. आप बस समझ लो हाँ इस तरह के ऑप्शंस हैं. एक है डिसीजन ट्री जो शायद आप सीख लोगे लेवल 1 में, लेकिन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल तो आप नहीं सीखोगे. ठीक है, सो बस ठीक है, रिमेंबर कि हाँ ये सब ऑप्शंस आपके पास खुले हैं. देखो दो ऑप्शंस क्या है फिर से समझो. पहला ऑप्शन है कि आप कंसिडर ही मत करो ऑप्शन को. दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन को कंसिडर करो, उसका कॉस्ट माइनस करो, वैल्यू ऐड करो. और तीसरा ऑप्शन है डिसीजन ट्री. चौथा ऑप्शन है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स. सो ये सिंपल है. नाउ वी आर जंपिंग ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रीडिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग आउटकम ई, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉमन कैपिटल एलोकेशन पिटफॉल्स. यानी कुछ ऐसी गलतियां जो आप करोगे तो आप कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन गलत लेने वाले हो. तो क्या क्या गलतियां हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. अंदर से पढ़ने की दरकार नहीं है, ऊपर से पढ़ने से भी हो जाएगा. नंबर 1, नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इकोनॉमिक रेस्पॉन्स इनटू द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. नाउ व्हाट डज दैट मीन. आप अगर कोई प्रोजेक्ट करोगे, उस प्रोजेक्ट की वजह से आपको फायदा होगा, अच्छी बात है, बट आपके फायदे को देख के कॉम्पिटिटर अपनी चाल चलेगा. मुझे पता है मैं अभी इस पॉइंट पे ना सास बहू वाली इमेज में फॉल कर गया हूं. मैं चाल और साजिश की बातें कर रहा हूं, बट ये एक्चुअल में होगा. अगर आपको प्रॉफिट होगा तो इट माइट हैपन कि आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ जाए. इट माइट हैपन आपका कॉम्पिटिटर एक्टिव हो जाए, एंड ऐसे में यू शुड बी रेडी फॉर अ डिस्रप्शन कमिंग. करेक्ट. सो दैट इज एन इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टू योर डिसीजन. क्या आपने इसको कंसिडर किया था? मे बी नॉट. इसको कंसिडर करना. सो जब भी आप कभी भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, ऑलवेज सी कि इसका इकोनॉमिक रेस्पॉन्स मेरी इंडस्ट्री से कैसा आएगा. डोंट जस्ट लुक एट एनपीवी, ऑल्सो लुक एट द इकोनॉमिक रेस्पॉन्स एज वेल. गॉट द पॉइंट. सो ये पहला पॉइंट है. ये एक तरह से आप एक्सटर्नलिटी भी बोल सकते हो. देन वी हैव मिस यूज ऑफ कैपिटल एलोकेशन टेम्पलेट्स. करेक्ट. कैपिटल एलोकेशन टेम्पलेट्स बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर्ड आपके मॉडल्स हैं जिसपे आप अपने एसेट्स को या कोई भी प्रोजेक्ट को ना इवैल्यूएट करते हो. बट कई केसेस में इस तरह के टेम्पलेट्स यूजफुल नहीं होते. आपको अलग से इवैल्यूएट करना चाहिए प्रोजेक्ट को. बट वैसे में अगर आप उसी टेम्पलेट पे अपने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करो, यू माइट गेट रॉन्ग रिजल्ट्स. एंड इफ यू आर गेटिंग रॉन्ग रिजल्ट्स तो वो तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट होगा ही. A bad project will never give you good results. So that will always happen. So never ever misuse a capital allocation template. Always be mindful of the fact कि ये template आपके काम का है भी कि नहीं. अगर काम का नहीं है, please don't use it. Third, pushing pet projects. ये होता ही है. ज्यादातर मैनेजमेंट जब हेलीकॉप्टर, जेट इस तरह की चीजें खरीदती है, वो ये सोचती भी नहीं है कि ये मेरे काम की है कि नहीं है. बस क्योंकि हमारी इज्जत बढ़ेगी इसकी वजह से तो हम लेंगे इसको. मैनेजमेंट तो ऐसे डिसीजन लेती है. ये चीज आप पे भी लागू होती है. पर्सनल फाइनेंस के लेसन्स मैं बीच बीच में देता रहता हूं, सोचिए जरा. एनीवेज, अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपके इस शहर में उबर है या ओला है, तो देयर इज अ हाई चांस कि ओला एंड उबर आपके गाड़ी के कॉस्ट से सस्ता पड़ सकता है. बट जस्ट टू शो ऑफ आपने गाड़ी ले ली. व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? दिस इज अ पेट प्रोजेक्ट. आपने ये प्रोजेक्ट अपने शो ऑफ के लिए, अपने सोशल स्टेटस के लिए शायद किया है. इकोनॉमिकली दैट मे नॉट बी वायबल. हाँ, अगर आप इसको इकोनॉमी के बियॉन्ड देखते हैं, अगर आप इसमें सोशल स्टेटस देख रहे हैं, अगर इसमें आप अपनी तरक्की दिखाना चाहते हैं लोगों को, अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. बट इकोनॉमिकली दैट कुड बी अ बैड डिसीजन. बट आपने शायद वो इवैल्यूएट ही नहीं किया, क्योंकि गाड़ी खरीदना आपके लिए भी एक पेट प्रोजेक्ट है. आपको भी अच्छा लगेगा जब आपके आसपास वाले देखेंगे, अरे गाड़ी चला रहा है, क्या बात है. सो दैट्स अ पेट प्रोजेक्ट. एंड इस तरह के पेट प्रोजेक्ट कभी कोई इवैल्यूएट नहीं करता. एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, लेना है तो लेना है. Next, basing our investment decision on EPS, not on net income and on ROE. ये बेसिकली क्या होता है समझो. आपका EPS, नेट इनकम और ROE ये सभी अकाउंटिंग मेजर्स हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. अगर आप इनको सुधारने जाओगे ना, अगर आप अपने हर डिसीजन इस सोच के साथ लेते हो कि मेरा EPS बढ़ना चाहिए, मेरा ROE बढ़ना चाहिए, मेरा नेट इनकम बढ़ना चाहिए, तो आपके सारे डिसीजन शॉर्ट टर्म के डिसीजन बन के रह जाएंगे. All your decision will be short term. And ये बहुत गलत होगा. अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म पे गौर कर रहे हो, it will never ever give you a good valuation. Always take decisions which might not give you profits in the beginning.
बट लॉन्ग रन में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वही बॉलीवुड की वही पुरानी लाइन, आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक आसान होगा, एक मुश्किल होगा। आप आसान के पीछे मत जाओ, मुश्किल देखो, अगर मुश्किल आपको ज्यादा फायदा करेगा आप उसी के पीछे जाओ। सो वही बात है, शॉर्ट रन में बेनिफिट होना इज नॉट अ गुड थिंग। या हो सकता है शॉर्ट रन में फायदा हो, लॉन्ग रन में नहीं हो, तो प्लीज डोंट डू इट। आप ये देखो कि आपको अगर शॉर्ट रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स नहीं भी हो रहे, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं भी हो रहे, कोई बात नहीं, आपके अगर वैल्यूएशन ठीक हो जाएगी, गो विद दैट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द अकाउंटिंग मेजर्स, यू मे रूइन योर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अप इज आईआरआर को यूज करना, गलती हो ही सकता है। आईआरआर से बेटर एनपीवी है, ये आपको ऑलरेडी पता है, प्लीज डोंट यूज दैट। इनकरेक्टली अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लोज गलत कैलकुलेट करना, यार ये तो गलती होगी ही ना। इफ यू हैव नॉट कंसिडर्ड ऑल द कैश फ्लोज और इफ यू हैव इनकरेक्टली कैलकुलेटेड कैश फ्लो अमाउंट, क्या होगा? एनपीवी गलत आएगा, एनपीवी गलत आएगा तो सब गड़बड़, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट आरएडीआर, नाउ व्हाट इज दिस? एक ढंग की डिस्काउंट रेट ना यूज करना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने एक ऐसा हर्डल रेट ले लिया, एक ऐसा डिस्काउंट रेट ले लिया, हर्डल रेट और डिस्काउंट रेट एक ही चीज होता है। अगर आपने एक हर्डल रेट ऐसा ले लिया जो प्रॉपरली रिस्क को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जो प्रॉपरली रिस्क को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यू आर एट फॉल्ट। आपकी एनालिसिस गलत होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट फिर होगा, एंड दैट विल लीड टू रॉन्ग रिजल्ट्स एज वेल, बैड रिजल्ट्स एज वेल। सो इसको भी प्लीज कंसिडर करते हुए चले। आपके लिए जितने कैश फ्लोस इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका डिस्काउंट रेट भी है। सो डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर्डल रेट, जो भी आप इसे नाम दें, ये ढंग से कैलकुलेट होना चाहिए। इफ यू आर नॉट अकाउंटिंग फॉर ऑल द रिस्क, देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। ओवर और अंडर एस्टिमेटिंग ओवरहेड कॉस्ट, वेरी सिंपल। अपने ओवरहेड कॉस्ट जो होते हैं ना, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जितना लगता है आप उतना ही चार्ज कर देते हो। बट ओवरहेड्स ज्यादातर केसेस में एस्टिमेट करते हैं और बहुत तगड़े एस्टिमेशन करनी पड़ती है इसमें। तो इट माइट हैपन कि आप एस्टिमेशन या तो ओवर कर दो या अंडर कर दो, यानी कि जितना जरूरत था उससे ज्यादा एस्टिमेट कर लिया या जितना जरूरत था उससे कम एस्टिमेट कर लिया। इन ईदर केस आपका एस्टिमेशन में एक फॉल्ट है और वो एस्टिमेशन का फॉल्ट आपको बाद में बाइट करेगा। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ मेजर पिटफॉल व्हेनेवर यू आर इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट। ओवर स्पेंडिंग एंड अंडर स्पेंडिंग कैपिटल एलोकेशन, पैसा हाथ में हो तो क्या नहीं हो सकता, या तो आप कंजूस हो जाओगे या तो दिल, क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप समझ गए, या तो आप कंजूसी दिखाने लगोगे या तो ओवर स्पेंड कर दोगे या अंडर स्पेंड कर दोगे, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। आपके हाथ में पैसा है, दैट डज नॉट मीन यू नीड टू बाय ईच एंड एवरी स्टफ, बट एट द सेम टाइम आपके हाथ में पैसा है, उसके बावजूद आप वक्त में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो ठीक से, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट या बैड डिसीजन आने वाला है, उसका रिजल्ट बहुत खराब आएगा। तो ये भी समझो, ओवर एंड अंडर स्पेंडिंग ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो वेरी बैड। फेलिंग टू कंसिडर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, ये तो एकदम सही बात है। आपने, क्योंकि यूजुअली क्या होता है पता है, आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है ना जिसमें एनपीवी ग्रेटर देन 0, आप बहुत खुश हो जाते हो, आपको लगता है बस अब तो हमको यही करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप अगर ढंग से ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट नहीं करोगे, यू माइट एंड अप विथ लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा आपको प्रॉफिट नहीं होंगे, बट आपको जितना हो सकता है उससे कम प्रॉफिट हो, एंड दैट इज अनदर पिटफॉल इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ कैपिटल एलोकेशन। एंड फाइनल पॉइंट इज इनकरेक्टली हैंडलिंग संक कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट कंसिडर नहीं करना चाहिए, पर अगर आपने किया आपकी गलती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए, पर अगर आपने नहीं किया आपकी गलती। दोनों ही हालात में अगर आपने संक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ढंग से इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपनी एनालिसिस में, अगेन दैट विल गिव यू वेरी बैड रिजल्ट्स। फिर से सुन लीजिए, संक कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं करना होता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना होता है। इफ यू हैव डन द रिवर्स, सब गड़बड़ हो जाएगा, एंड ये चीज एक अनदर पिटफॉल के तौर पे आप काउंट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग। ये थर्ड पार्ट भी यहां पे कंप्लीट होता है, एंड विद दैट बीइंग सेड, दिस एंटायर रीडिंग इज नाउ ओवर। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, बट यस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जरूर से करते हुए चलिए। सो इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए, एंड जहां गलती होती है सॉल्यूशन देख करके समझिए। योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी स्ट्रांग नाउ। प्लीज 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 बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि अब ये वीडियोस देखने के बाद में, ये सारे पार्ट्स देखने के बाद, अब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। सो गो एंड स्ट्रेट अवे जंप इनटू द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर वो आपसे हो रहे हैं या फिर नहीं भी हो रहे, गलती हुई लेकिन वो गलती समझ में आ गई, आप समझ लेने आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है। एंड विद दैट बीइंग सेड, यू कैन मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट रीडिंग।
सो दैट इज इट फॉर टुडे, दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड पढ़ाई करते रहिए.